डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? तो इट इज वेरी सिंपल थिंग। रिलीफ डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या होता है। सपोज आपके पास कोई एक चिमनी है, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल के थ्रू, with the help of example, I will try to explain you what is relief displacement. Suppose you have a chimney, है ना, या फिर एक बिल्डिंग समझिए, ठीक है। तो इसका टॉप और बॉटम पॉइंट अलग अलग होता है ना, ऐसे समझिए आप। मान लीजिए आपके पास एक चिमनी है, ठीक है बेटा। सपोज पॉइंट बी इज द टॉप पॉइंट ऑफ चिमनी एंड पॉइंट ए इज बॉटम पॉइंट ऑफ चिमनी, ठीक है। और कुछ न कुछ इस चिमनी की हाइट है, ठीक है। कुछ न कुछ इस चिमनी की हाइट है। ए पॉइंट इज द बॉटम पॉइंट ऑफ चिमनी या बेस ऑफ द चिमनी, एंड बी पॉइंट बी इज व्हाट? पॉइंट बी इज योर व्हाट? पॉइंट बी इज टॉप ऑफ द चिमनी। अब बेटा कभी मैं इस चिमनी की फोटो लेता हूँ, फोटोग्राफ लेता हूँ, क्या होगा? अगर मुझे ऊपर से मैं फोटो लेता हूँ तो पॉइंट बी, योर पॉइंट बी एंड पॉइंट ए, both should point B and point A, this both point B and A should coincide, दोनों पॉइंट coincide होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। इनके बीच में, इनकी फोटोग्राफिक इमेज में कुछ न कुछ डिफरेंस आ जाता है, कुछ न कुछ दूरियां रहती है। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B एंड पॉइंट A। ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू रिलीफ। नाउ व्हाट इज रिलीफ? लेट अस डिस्कस दिस थिंग। रिलीफ होता क्या है? देखो, रिलीफ होता है एंडुलेशन। रिलीफ मीन्स एंडुलेशन इन द ग्राउंड, ओके, उबड़ खाबड़, है ना। मान लीजिए क्या, यहाँ पर जमीन है वो ऊंचा नीचा है, ठीक है। तो रिलीफ होता है एंडुलेशन इन द ग्राउंड। तो ड्यू टू द एंडुलेशन इन द ग्राउंड देयर ऑकर्स रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो इन द सेंस ऑफ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, इन द सेंस ऑफ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, हियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? Here displacement means, in this case, displacement means shift in the lateral position, lateral position में shift, इसको हम displacement बोलते हैं in terms of lateral position, ठीक है बेटा। अब देखो, if I combine this meaning of relief and displacement, relief means undulation in the ground and displacement means shift in lateral position। तो relief displacement क्या हो जाएगा? It means that shifting in the lateral position of image, shifting in the lateral position of image due to its relief, है ना। You can say in other words, अदर शब्दों में आप बोल सकते हैं relief displacement क्या होता है? Lateral shifting in the photographic position of image, photographic position of image में lateral shifting हो जाती है कुछ ना कुछ due to its relief। यहाँ पर इस कारण क्या होगा? जो पॉइंट बी और पॉइंट ए, अगर आप ऊपर से फोटो खींचते हैं चिमनी के ऊपर से, तो इसका ये पॉइंट बी और पॉइंट ए एक ही जगह कॉन्साइड होता, लेकिन ड्यू टू रिलीफ, रिलीफ मीन्स ड्यू टू अंडुलेशन इन द ग्राउंड, यहाँ पर क्या है वो, यहाँ पर अंडुलेशन इज डिनोटेड बाय द हाइट ऑफ द चिमनी, दैट इज द एलिवेशन ऑफ द चिमनी। इसके कारण क्या होगा? ये पॉइंट बी एंड पॉइंट ए विल नॉट कॉन्साइड, दैट मीन्स देयर इज लेटरल शिफ्ट इन द फोटोग्राफिक पोजिशन ऑफ इमेज due to its relief. Here relief means height of the chimney. Okay, I am trying to explain you what actually relief means and what actually occurs, है ना। देखिए यार, रिलीफ मैंने यहाँ लिखा भी है, बुक की लैंग्वेज हम देखें तो बुक की डेफिनेशन है रिलीफ इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट इन द फोटोग्राफिक पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स रिलीफ, है ना। फोटोग्राफिक पोजिशन ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स रिलीफ, ठीक है। अब देखो, आई कैन से दैट रिलीफ इज एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विच कैन बी अबोव द डेटम और बिलो द डेटम, ठीक है। रिलीफ क्या होता है कि अबोव द डेटम भी अंडुलेशन हो सकता है और बिलो द डेटम भी अंडुलेशन हो सकता है। तो अंडुलेशन इन द ग्राउंड को मैं बोल रहा हूँ रिलीफ, दैट अंडुलेशन कैन बी अबोव द डेटम और बिलो द डेटम, दैट इज रिलीफ इज एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज अबोव और बिलो द डेटम, दैट इज ऑल आई वांट टू से, ठीक है बेटा। नाउ इफ योर ऑब्जेक्ट इज अबोव डेटम, देन क्या होगा? इफ योर ऑब्जेक्ट इज अबोव डेटम, सपोज हियर, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट था अबोव डेटम था। अब देखिए, सबसे पहले मैं चीजें आपको वापस से बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी चिमनी ली है, इस चिमनी का बेस था पॉइंट ए, दिस योर बेस एंड दिस योर पॉइंट बी, दैट इज द टॉप पॉइंट ऑफ द चिमनी, एंड हियर
it is form the image of your top point B as small b, and the image of bottom point capital A is denoted by small a. यहाँ पर स्मॉल ए से डिनोट करा है। अब आप देखना कि यहाँ पर बी और ए दैट इज द फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल बी एंड कैपिटल ए दैट इज ग्राउंड पॉइंट। क्या हो रहा है, कुछ न कुछ स्मॉल बी और स्मॉल ए के बीच में कुछ न कुछ डिफरेंस है। दिस डिफरेंस इज व्हाट, दिस डिफरेंस इज योर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। इसी को मैं बोल रहा हूँ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट। इफ देयर वाज नो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट देन पॉइंट बी एंड पॉइंट ए विल कोइंसाइड, एक ही जगह पे दोनों मिलेंगे, है ना। दैट इज ऑल आई वांट टू से। नाउ बेटा हियर क्या है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको मैं प्रिंसिपल पॉइंट अगर बोलता हूँ, देन what I can say that R is radial distance of B from O on the photograph। ठीक है, मान लीजिए, चलो इसको मैं O से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, R is radial distance of B from B from O on the photograph। तो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है दैट इज O and B, एंड O and B के बीच में जो भी डिस्टेंस है इसको मैं R से डिनोट कर रहा हूँ। दिस R is radial distance of point B on the photograph। and what is A क्या है, A is distance of A क्या है, small a क्या है, small a is what, your photographic position of photographic image of capital A, it is formed the photo। और ये A पॉइंट और O पॉइंट की जो दूरी है इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ R डैश से। आई एम डिनोटिंग दिस डिस्टेंस बाय R डैश। Now here relief displacement क्या होगा बेटा, here in this case relief displacement is difference of R and R dash, है ना। difference of R and R dash is your relief displacement। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है, let me show you, यहाँ पर ये जो वैल्यू है R and R dash के बीच में जो डिफरेंस है, this difference is your relief displacement। क्या हो गया रिलीफ डिस्प्लेसमेंट के कारण, लेटरल शिफ्ट हो गया है आपका फोटोग्राफिक पोजीशन, जहां पर आना था ओ पर आना था वहां पर नहीं आया ये। ठीक है, शिफ्ट हो गया, बाहर भाग गया। ठीक है, बाहर चला गया, लेटरल शिफ्ट हो गया, लेटरल शिफ्ट इन द फोटोग्राफिक पोजीशन ऑफ इमेज। ये ना, ये बी और ए पॉइंट पे एक ही जगह आना था और ओ पे आना था, इनको आए नहीं है ओ पे। ठीक है, प्रिंसिपल पॉइंट पे आ जाना था इन्हें। आइडियल कंडीशन में अगर मैं बोलूँ तो प्रिंसिपल पॉइंट पे दोनों आ जाना था हमें। ठीक है, लेकिन आए नहीं है ये अभी, है ना। ये क्यों हुआ होगा, दिस में बी ड्यू टू रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज लेटरल शिफ्ट इन फोटोग्राफिक पोजीशन ऑफ इमेज ड्यू टू रिलीफ। रिलीफ इज व्हाट, रिलीफ इज योर एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हियर एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, इन द केस ऑफ चिमनी एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज हाइट ऑफ द चिमनी, हियर दैट इज डिनोटेड बाय सिंबल H2। ठीक है, हाइट ऑफ चिमनी यहाँ पर क्या है, हाइट ऑफ चिमनी इज योर एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, चिमनी है। ठीक है, एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। चलिए अब देखिए, इफ ऑब्जेक्ट इज अबोव डेटम, अगर डेटम के ऊपर है ऑब्जेक्ट, देन योर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, योर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज रेडियली आउटवर्ड। बट इफ ऑब्जेक्ट इज बिलो डेटम, देन योर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, रेडियली इनवर्ड। So there are some point that you should remember बेटा। एंड रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का हम कैलकुलेशन करते हैं, क्यों करते हैं, लेट अस आल्सो नोट दैट पॉइंट। ठीक है, तो रिलीफ डिस्प्लेसमेंट आर यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हाइट ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट विच अपीयर ऑन एन एरियल फोटोग्राफ। ये देखिए, इसका क्यों उपयोग करते हैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि दिस आर वेरी हेल्पफुल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हाइट ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, these are very useful for determination of height of various objects which appear on aerial photograph। So there are some points which I am telling you, these are some of the very important points। ठीक है, the same theory which I have discussed I have written here also। अब देखिए, कुछ चीज अगर रह गई है तो let us discuss this point। देखो, ये फोटो प्लेन था, यहाँ पर पॉइंट स्मॉल ए स्मॉल बी मैंने बना दिया है। इनके बीच में जो अंतर है उसको मैं रिलीफ डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, और इसको मैं बोल रहा हूँ, और रिलीफ डिस्प्लेसमेंट को कैसे मैं बोल रहा हूँ, D इक्वल टू R माइनस R डैश। इसको अगर हम सिमिलर ट्राइंगल वाली प्रॉपर्टी से निकालेंगे, और रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का एक और फॉर्मूला बनता है, दैट इज D इक्वल टू R H2 अपॉन कैपिटल H माइनस H1।
नाउ हियर H1 क्या है? H1 इज हाइट ऑफ द बॉटम ऑफ चिमनी, हाइट ऑफ बॉटम ऑफ चिमनी और बेस ऑफ चिमनी फ्रॉम द डेटम, है ना। तो ये जो दूरी हो गई ये वाला H1 सॉरी, ये H1 is distance between your bottom of the chimney, your bottom या base of the chimney and the datum. Yeah, this is your H1 and H2 is your what? H2 is your height of the chimney या elevation of object, जो भी आप बोलो. Now here R is radial distance of top of chimney from on the photograph. So there are some basic points which I have told you. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. अब देखिए यहाँ पर ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया था कि रिलीफ डिस्प्लेसमेंट डी को अगर मैं बोलता हूँ डी इक्वल टू आर एच टू अपॉन कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच वन. नाउ हियर कैपिटल एच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज फ्लाइंग हाइट. तो अगर इफ फ्लाइंग हाइट इज मोर देन योर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट विल डिक्रीज. ये मैंने आपको बोला, इफ योर फ्लाइंग हाइट इज मोर देन योर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट विल डिक्रीज. ठीक है, अब देखो नाउ इफ योर elevation of object above the datum increase, that is if your H2 value will increase then your relief displacement will also increase, that it also increase with height of the object. तो कुछ पॉइंट है फॉर्मूले के थ्रू हमने बता भी दिया और समझा भी दिया आपको. देखो नाउ रिलीफ डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा? रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एट प्रिंसिपल पॉइंट, दैट इज व्हेन r is equal to 0, है ना. when your r value is 0 then your relief displacement is 0. Some of the point that I am discussing with you. Now based on that point we can solve some question. ठीक है, क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं. अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को हम थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देते हैं बेटा, देन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. अब देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि क्वेश्चन में जो भी डाटा है उसको लिख लेते हैं, है ना. अब देखिए हमसे क्या पूछा है, कंप्यूट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉप ऑफ द टावर विद रिस्पेक्ट टू इमेज ऑफ इट्स बॉटम. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड दिस डिफरेंस बिटवीन स्मॉल बी एंड स्मॉल ए, जो भी है वो निकालना है. दैट इज यू हैव टू फाइंड डी, द वैल्यू ऑफ डी. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी. तो हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डी? देखो क्या बोला, कंप्यूट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टॉप ऑफ द टावर with respect to image of its bottom. ठीक है, क्या है, स्मॉल डी निकालना है. स्मॉल डी क्या है? इट इज इक्वल टू आर एच टू अपॉन कैपिटल एच माइनस एच वन. नाउ बेटा H2 इज योर हाइट ऑफ द चिमनी. हियर H2 इज 80 मीटर, दैट इज AB इक्वल टू 80 मीटर हाइट आपको दिया है ना यहाँ पे बेटा. देखिए आप AB इक्वल टू 80 मीटर हाइट दैट अपीयर्स इन ए वर्टिकल फोटोग्राफ. फ्लाइंग हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट इज 3000 मीटर, that is capital H is equal to 3000. ठीक है, now it is also given that elevation of the bottom of the tower is 1150 meter. that is आपका जो डेटम है और जो बॉटम ऑफ द टावर उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 1150 मीटर. that is H1 value is given. so you can put this H1 value, and बेटा you also have the value of R. नहीं, R क्या है? is given value of R, distance of image of the top of the tower from principal point. Now suppose this is your principal point P, यहाँ पर O से दिखा रहे थे ना, and this is your B. इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो R है, and it is given to be what? 7.25 सेंटीमीटर. तो R की जगह आप 7.25 सेंटीमीटर रख देना. इतनी वैल्यू आप रखोगे तो आपको डी सेंटीमीटर में आ जाएगा, डी का जो भी वैल्यू है, एंड इट विल कम आउट टू बी 0.314 सेंटीमीटर. ठीक है, इस तरीके से आपका चीजें आ जाएगी. चलिए एक मिनट, चलिए वापस हम करते हैं क्वेश्चन को हल. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं. नाउ वी कैन ऑल्सो डू वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस कंसेप्ट, ताकि हमारी जो चीजें हैं काफी स्ट्रांग हो जाए. ठीक है, हमारी चीजें हमें स्ट्रॉन्ग करनी है. देखिए नाउ इन दिस क्वेश्चन वी आर ऑल्सो, देखिए कभी मैं फास्ट चल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और चीजें को समझिए. ठीक है, चलिए आपको ऐसा लग रहा है मैं फास्ट हूँ तो. अब देखिए क्या है कि इन दिस क्वेश्चन देयर इज गिवन ए फैक्ट्री चिमनी. अब यहाँ पर दो पॉइंट है, बेस है X एंड Y इज द टॉप ऑफ द चिमनी.
ठीक है, बेस पॉइंट है x एंड टॉप पॉइंट ऑफ चिमनी इज y, और इनका इमेज बन गया स्मॉल y स्मॉल x फोटो प्लेन में। ठीक है, और स्केल कितना है बेटा, योर स्केल ऑफ द photograph is given as what? Scale of vertical photograph is given as 1/10,000. It is given 1/10,000. अब क्या पूछ रहा है कि डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ x, पोजीशन ऑफ x पूछा उसने आपसे, मतलब दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ r डैश, पोजीशन ऑफ x दैट इज दे आर आस्किंग द वैल्यू ऑफ r डैश, है ना। गिवन दैट y is 70 mm from the principal point, y 70 mm from the principal point, that is r value is what, 70 mm, r value is 70 mm, it is given in the question. Now also given focal length is equal to 125 mm. ठीक है, आप कुछ और दिया, assume height chimney to be at datum. Now chimney is at datum, that means your h1 equal to 0, है ना, चिमनी ही डेटम पर है, यानी h1 का कोई वैल्यू नहीं है ना। नाउ अब यहाँ पर you are given scale of the photograph, so you can write scale is equal to f/h minus h1. Now here your chimney is at datum, so h1 value is 0. Now you can find out the value of lying height from this formula of scale. Scale is equal to f/capital H. F is already given as 125 mm. So you can write in terms of meter, you can write f is equal to 0.125 meter. Then you can determine the value of h, that is lying height, and lying height will come to be around what? Lying height कितना आ जाएगा? Lying height आ जाएगा हमारा 1250 मीटर। ठीक है, so this is your lying height बेटा। Now बेटा what is you have to find r dash, है ना। तो r dash कैसे निकालते, you know that d equal to r minus r dash. Now if anyway किसी कारण से अगर तुम d निकाल लोगे और तुम्हें r पता है, then you can find out the value of r dash, that is the position of x. तो r dash is what बेटा, d r dash is equal to r minus d. तो आपको r तो पता ही है ना, तो r कितना है 70 mm पता है, माइनस d कर देना। अब d कितना है, r/2 अपॉन h माइनस h1, ऐसा होता है ना, h1 तो 0 है बेटा, तो व्हाट योर r dash इक्वल टू 70 माइनस, यहाँ लिख रहा हूँ, r dash इक्वल टू r माइनस d, दैट इज 70 माइनस d, d का वैल्यू रख दीजिए, r क्या है आपका 70 इंटू व्हाट, h2 is given, h2 is your height of the chimney, that is given to be 150 meter. So you can put the value of that is h2 equal to 150 upon my capital H. You already find lying height 1250 meter. Then you can find out the position of x, that is r dash value you can find out. It is coming out to be 61.6 mm. ठीक है, mm में आएगा। So in this way you can solve the numerical related to relief displacement. So let us solve some more questions. नहीं, अभी हम ओवरलैप, पहले फोटोग्राफिक ओवरलैप कराएंगे, फिर ही क्वेश्चन कराएंगे ना। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या होता है, आई एम टेलिंग यू दैट, अब ये जो टॉपिक है दिस इज फोटोग्राफिक ओवरलैप, वी आर डिस्कसिंग दिस टॉपिक दैट इज फोटोग्राफिक ओवरलैप. Soon we are going to cover this topic also. Suppose beta your ground area is very large. I am telling you your ground area is very large. तो आपको क्या करना पड़ेगा, you have to cover this ground area by n number of photograph. बहुत सारी फोटो के द्वारा आपको इस ग्राउंड एरिया को कवर करना पड़ेगा. देन समटाइम क्या होता है बेटा, आप कभी ग्राउंड एरिया को कवर करेंगे तो आप क्या है, फोटो लेते समय क्या है, फोटो का ओवरलैप करते जाएंगे. पहली फोटो खींची आपने, सेकंड फोटो आपने ली, तो पहली फोटो एंड सेकंड फोटो विल ओवरलैप एट सम एरिया, दैट इज फोटोग्राफिक ओवरलैप, है ना. फोटो का ही जो लैप होता है, ओवरलैप होता है, मतलब सेम एरिया मतलब कुछ एरिया की फोटो दोबारा आ गई, पहली फोटो में भी और सेकंड फोटो में भी, दैट इज फोटोग्राफिक ओवरलैप, है ना बेटा. अब क्या होता है कि इफ योर ग्राउंड एरिया इज वेरी लार्ज देन यू नीड टू डू व्हाट, फोटोग्राफिक ओवरलैप. बिकॉज अगर आप फोटोग्राफिक ओवरलैप नहीं करोगे तो आपने एक फोटो लिया,
फिर अगला फोटो लिया, हो सकता है कि बीच में कुछ पोर्शन, सम पोर्शन ऑफ ग्राउंड एरिया विल रिमेन लेफ्ट, है ना, लेफ्ट रहेगा, कुछ ग्राउंड एरिया शायद कवर ही नहीं हो पाएगा, सम ग्राउंड एरिया विल रिमेन अनकवर्ड। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, इसलिए आप फोटोग्राफिक ओवरलैप आपको करना चाहिए। एंड अनदर रीजन फॉर डूइंग फोटोग्राफिक ओवरलैप इज दैट if you do photographic overlap, then you get stereoscopic view. Now, what is stereoscopic view? We will discuss this after 2 or 5 or 10 minutes, है ना, हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। स्टेरियोस्कोपिक व्यू मैं बता दूंगा क्या है। चलो मैं बता देता हूँ कि आप दो एंगल से दो तरीके से इमेज को देख पाओगे, ठीक है, इतना मैं हिंट दे देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखिए, अब क्या होता है कि पहले मैंने बोला इफ यू आर डूइंग फोटोग्राफिक ओवरलैप, then no area is left out. You make sure that no area is left out. You get complete and each detail of complete ground area, है ना, and you also get the stereoscopic view. Plus अब आप फोटो लेते हैं तो जहाँ आपका फोटो के एज रहते हैं तो वहाँ पर there will be more chances of relief displacement. There will be more chances of distortion. So you have to avoid the distortion. So our aim is to take the central portion of image. Our aim is to just take the central portion of image where distortion is less, क्योंकि एजेस ऑफ फोटोग्राफ के वहाँ पर डिस्टॉर्शन ज्यादा रहने की संभावना है, so that's why we are doing photographic overlap. अब now see, we are doing photographic overlap in two directions, in longitudinal direction also, in lateral direction also. So accordingly we can say that photographic overlap is longitudinal overlap or lateral overlap. So let us discuss those point also बेटा। देखिए मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, देखिए अब यहाँ पर आप पहले फिगर को देखिए जो ऊपर है, जो फिगर में यू कैन सी हियर, मैंने इस दिशा में ग्राउंड एरिया को, मैं, ये मेरा ग्राउंड बहुत बड़ा एक ग्राउंड एरिया था सपोज, ठीक है, तो आई एम कवरिंग दिस एरिया। पहले मैं गया, मैंने फोटो इस दिशा में खींची, इस डायरेक्शन मैंने खींची फोटो, एक फ्लाइट को मैंने फ्लाइट कंप्लीट करी, फिर वापस से मैंने मेरे प्लेन को घुमाया ऐसा, फिर वापस से फोटो को खींचना चालू करा बेटा। तो इन दिस वे में वापस आया, फिर वापस फोटो खींची, तो ऐसे ऐसे करते करते आई हैव कंप्लीटेड माय होल एरिया, और होल एरिया को मैंने कवर करा विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ। So now I am doing photographic overlap in two direction. First longitudinal direction में अगर overlap कर रहा हूँ मैं, तो then my common coverage, है ना, that my common coverage along longitudinal direction, that is longitudinal direction मतलब right वाली लाइन, right line, so that overlap is called longitudinal overlap or end lap or forward lap or simply overlap. So generally we kept longitudinal overlap to be around what 60%, 60% के समथिंग रखते हैं, 60% के पास रखते हैं वो longitudinal overlap को, ठीक है। अब देखो एक फ्लाइट लाइन आपने कवर कर ली, लेकिन एक साइड लाइन में तो आपने पूरा एरिया तो कंप्लीट करा ही नहीं है, तो वापस से आपको दूसरी साइड लाइन लेनी पड़ेगी। तो दूसरी साइड लाइन लोगे तो आप क्या करोगे कि लेटरल डायरेक्शन में, ये देखो लेटरल, इस फिगर पे आइए आप इधर आइए, इस डायरेक्शन में भी आप जाके कुछ ना कुछ फोटो का ओवरलैप करते जाएंगे, दैट इज इन द लेटरल डायरेक्शन। तो लेटरल डायरेक्शन में जब आप कवर करेंगे तो आई एम टेलिंग दैट कॉमन कवरेज बिटवीन टू एडजेसेंट साइड स्ट्रिप इज कॉल्ड लेटरल ओवरलैप और साइड ओवरलैप, और इसको रखते हैं हम अराउंड 30%, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट दैट आई विल डिस्कस विद यू। लेट अस डिस्कस सम मोर पॉइंट। देखो एडवांटेजेस पे मैंने आपको शायद एडवांटेज बता भी दिया, फिर भी एक बार और सुन लीजिए। डिस्टॉर्शन ऑफ फोटोग्राफ, देखो डिस्टॉर्शन ऑफ फोटोग्राफ कब होता है, इट इज कॉल्ड ड्यू टू द टिल्ट एंड रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, बिकॉज रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट मोर एट एजेस ऑफ द फोटोग्राफ, है ना। ड्यू टू ओवरलैप क्या होगा, अगर मैं ओवरलैप करूंगा देन सच पोर्शन कैन बी डिस्कार्डेड and only central portion, that is good. Your central portion will be good, there will be less relief displacement, or you can say there is less distortion, central portion में distortion कम होगा, है ना। तो इसलिए हमको central portion कंसीडर करना है, और जो एजेस ऑफ द फोटोग्राफ है ना उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। अब देखो तो क्योंकि वहाँ पर रिलीफ डिस्प्लेसमेंट ज्यादा रहेगा एट द एजेस ऑफ द फोटोग्राफ। चलिए देखो सम मोर पॉइंट I have already discussed that some gap of uncovered area would be left out if flight lines are not straight line or time of exposure is not proper.
अगर आप टाइम ऑफ एक्सपोजर नहीं कर रहे, टाइम ऑफ एक्सपोजर मीन्स पहला फोटो खींचा फिर कुछ समय रोक के दूसरा फोटो खींचा, मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन द रिकॉर्डिंग ऑफ द फोटोग्राफ। सिंपल उसको मैं बोल रहा हूँ दैट आई एम कॉलिंग इट एज टाइम ऑफ एक्सपोजर, है ना। इफ इट इज नॉट प्रॉपर या फ्लाइट ऑफ लाइन आर नॉट स्ट्रेट लाइन, then some area will be left out. Now another thing is that you also get stereoscopic viewing. Coverage of entire area will be done from two viewpoints. ना coverage of entire area from two viewpoint होगा, है ना, in two viewpoint होगा in case of overlap, है ना। आप एक ही एरिया को दो व्यू पॉइंट से कवर कर लेंगे एंटायर एरिया को, तो यू आर गेटिंग ए स्टीरियोस्कोपिक व्यूइंग। So these are some of the advantage of overlap. Now कैसे क्वेश्चन बनते हैं, नाउ लेट अस डिस्कस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक पे। तो बेटा क्या होता है, यू मे बी आस्क्ड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फोटोग्राफ, यू मे बी आस्क्ड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ फोटोग्राफ। कैसे निकालेंगे, जैसे आप पूरा ग्राउंड एरिया है तो ग्राउंड एरिया को आप फोटोग्राफ के थ्रू कवर करेंगे, तो व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ रिक्वायर्ड टू कवर द कंप्लीट ग्राउंड। तो क्या हो सकता है कि दो मेथड है। तो पहला मेथड कब यूज करना है, सपोज इफ योर ग्राउंड एरिया इज गिवन, है ना, एंड इट इज गिवन टू बी कैपिटल ए, एंड इफ इट इज गिवन दैट एरिया कवर बाय वन फोटोग्राफ इज स्मॉल ए, तो एक फोटो से, एक छोटी सी फोटो से स्मॉल एरिया कवर हो रहा है, टोटल एरिया था ए, the number of photograph that will be required to cover the complete ground will be capital A upon small a. Now here how you will find small a value, small a value अब इस प्रकार से निकालेंगे 1 minus PL into L by S into 1 minus PS into W by S. Now here PL is what? PL is your longitudinal overlap. If it is not given in the question, assume 50% longitudinal overlap. And PS is your side overlap या lateral overlap, side या lateral overlap. कितना लेना है, you take it as around 30% if it is not given in the question. Now L is your length of photo, and small w is your width of the photo. ठीक है, small w is your width of the photo. Now here ये वाला S and ये वाला S, ये छोटा है, this is your scale. What scale you are adopting, that is denoted by small a. So in this way you will find out the value of small a, then capital A upon small a will give you the total number of photographs that will be required by you to cover the complete ground area. ठीक है, पर कभी कभी क्या होता है बेटा, ग्राउंड एरिया की वैल्यू ए में नहीं दी जाती इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया। समटाइम ग्राउंड एरिया इज गिवन इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड लेंथ एंड ग्राउंड विड्थ, है ना। देन व्हाट यू नीड टू डू, अब ऐसा मत कर देना L into W इक्वल टू A, एक ही चीज यहाँ नहीं करना है। अगर ऐसा दिया है ना क्वेश्चन में तो मेथड 2 ही लगाना है। अगर इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड एरिया इज गिवन इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड विड्थ, इफ योर ग्राउंड इज गिवन इन टर्म्स ऑफ लेंथ एंड विड्थ ऑफ द एरिया, then you have to find number of photograph by method 2 only. So how you will find out by method 2? Suppose एक स्टेप में मान लीजिए कि आपने इसमें करना क्या है, मान लीजिए कि एक स्टेप में आपने 15 फोटो लिए बेटा एक फ्लाइट स्टेप में, और आप पूरे ग्राउंड को कवर करने में मान लीजिए कि 10 फ्लाइंग स्टेप लगा रहे, मतलब 10 चक्कर लगा रहे। ठीक है, एक मान लो कि एक बार आप गए और आपने 15 फोटो ले ली एक फ्लाइंग स्टेप में, लेकिन आप पूरे एरिया को तो कंप्लीट करने का है, तो यू हैव टू डू मोर नंबर ऑफ फ्लाइंग स्टेप। सपोज आप 10 फ्लाइंग स्टेप कर रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज यू आर डूइंग 10 फ्लाइंग स्टेप टू कवर द कंप्लीट एरिया। देन हाउ यू विल डिनोट द टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ, एक स्टेप में आपने 15 फोटो लिए तो टोटल 10 फ्लाइंग स्टेप है, तो टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ कितना हो गया, 15 into 10, that will be 150 photograph. So in this way you have to find out the total number of photograph that will be required. So very simple, मैंने आपको एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल भी बता दिया था। 15 अगर N1 की वैल्यू 15 है और N2 की वैल्यू 10 है, तो टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ कितना हो जाएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन that will be around 150। इस प्रकार से इन दिस वे यू टू सॉल्व योर क्वेश्चन।
Now the question arises how you will determine the value of N1 and N2. So N1 कैसे निकालना है? N1 is equal to capital L, that is ground length. Capital L is your ground length upon 1 minus PL into small l by s. S scale, PL क्या longitudinal overlap, and this small l is equal to length of photo. ठीक है. सिमिलरली N2 कैसे निकालना है? N2 में ये जो ऊपर जो W लिखा है, दिस W इज योर विड्थ ऑफ द एरिया, है ना, जो भी ग्राउंड है उसका विड्थ ऑफ ग्राउंड एरिया. ठीक है. कैपिटल W एंड स्मॉल w इज विड्थ ऑफ फोटो. स्मॉल w इज विड्थ ऑफ फोटोग्राफ या फोटो. ओके. नाउ s, स्मॉल s इज योर स्केल एंड योर PS इज व्हाट? योर PS इज साइड या लेटरल ओवरलैप. नहीं दिया तो 30% ले ही लेना बेटा, है ना. तो इन दिस वे यू टू डू योर क्वेश्चन. नाउ दो न्यूमेरिकल ले लेते हैं ताकि कंसेप्ट बिल्डिंग और बेहतर हो पाए. ठीक है. कुछ और टर्मिनोलॉजी है, कुछ डेफिनेशन है. लेट अस आल्सो डिस्कस दोस पॉइंट. कुछ पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. चलिए. Now beta, coming to the point is what do you mean by time interval between exposure? एक time interval between exposure is what beta? It is equal to the ground length covered by one photograph to the speed ratio to the ground speed, है ना. यानी एक आपने फोटो लिया, आप अगला फोटो ले रहे हैं तो उसके बीच में जो टाइम इंटरवल हो रहा है एक्सपोजर के बीच में, that is time interval between exposure. If it is asked कैसे निकालोगे? That is L by V. L is equal to ground length that is covered by one photograph and V is the speed of the aircraft या फिर ground speed. So in this way you can find out the time interval between exposure. And there is one more thing that you should remember, that there is one more thing, there is intervalometer that is used to determine time of exposure. और यहाँ दो और टर्मिनोलॉजीज आ रही है. लेट अस डिस्कस व्हाट वी मीन बाय क्रैप एंड ड्रिफ्ट. क्रैप एंड ड्रिफ्ट, सॉरी ड्रिफ्ट है वो. ठीक है. अब देखिए क्रैप एंड ड्रिफ्ट हम डिस्कस कर लेते हैं. अब बेटा क्या होता है, दिस इज योर फ्लाइट स्क्रिप्ट, है ना. इस डायरेक्शन में आपका एयरक्राफ्ट जा रहा है ना, और ऐसा आपको ऐसा फोटो लेना है इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में. लेकिन इफ योर क्रॉस विंड आर वेरी हाई, क्रॉस डायरेक्शन से जो विंड आ रही है बहुत तेज आ रही है, तो क्या हो जाएगा, देयर विल बी शिफ्टिंग ऑफ फोटोग्राफ इन द लेटरल डायरेक्शन. तो लेटरल शिफ्टिंग ऑफ फोटोग्राफ ड्यू टू क्रॉस विंड इज कॉल्ड योर ड्रिफ्ट. और ये ड्रिफ्ट हो रहा है लेटरल शिफ्टिंग ऑफ फोटोग्राफ ड्यू टू क्रॉस विंड. यू शुड रिमेम्बर व्हाट वी मीन बाय ड्रिफ्ट. नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज क्रैप. तो आप देखें यहाँ पर क्रैप क्या है. क्रैप ऑफ फोटोग्राफ इज द एंगल दैट इज फॉर्म बिटवीन फ्लाइट लाइन and edges of the photograph in the direction of light. डायरेक्शन ऑफ लाइट में आप देखिए जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ लाइट है वहाँ पर एक एंगल बन रहा है बिटवीन फ्लाइट लाइन एंड एज ऑफ द फोटोग्राफ. दैट पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड क्रैप. अब ये क्या होता है कि व्हेन योर कैमरा इज नॉट स्क्वायर, व्हेन योर कैमरा इज नॉट स्क्वायर विद द डायरेक्शन ऑफ लाइट एट द टाइम ऑफ एक्सपोजर, क्रैप इंट्रोड्यूस हो जाता है. अब नॉट स्क्वायर मतलब ऐसा समझो कि व्हेन योर कैमरा इज नॉट परपेंडिकुलर, your camera is not perpendicular with the direction of light at the time of exposure, क्रैप इंट्रोड्यूस हो जाता है. और एक नोट में हम ये पॉइंट लिख देते हैं कि टू अवॉइड ड्रिफ्ट यानी लेटरल शिफ्टिंग ऑफ फोटोग्राफ, टू अवॉइड ड्रिफ्ट हम लोग क्या इंट्रोड्यूस करते हैं, वी इंट्रोड्यूस क्रैप. टू अवॉइड ड्रिफ्ट क्रैप इज इंट्रोड्यूस. दिस इज वन ऑफ द पॉइंट दैट यू शुड रिमेम्बर बेटा. तो मूविंग फॉरवर्ड, दो क्वेश्चन थे हमें करना है फटाफट. चलिए अब देखो यहाँ पर मान लीजिए कि हम मेथड 1 से पहला क्वेश्चन देखेंगे. मैं क्वेश्चन समझा देता आपको. इसको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने ग्राउंड एरिया को लिया है. ग्राउंड एरिया हमारा 500 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कैपिटल ए का वैल्यू दिया है आपको मान लीजिए, और आपसे नंबर ऑफ फोटोग्राफ n पूछा है. तो कैसे निकालेंगे, यू हैव टू अप्लाई द मेथड नंबर 1 हियर सिंस द वैल्यू ऑफ कैपिटल A इज गिवन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वैल्यू स्मॉल a. वंस यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल a, देन यू कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ दैट इज रिक्वायर्ड टू कवर द कंप्लीट एरिया. मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ा हुआ था इसलिए मैंने डायरेक्ट समझ लिया बेटा, है ना. मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, है ना. तो आप
थोड़ा सा पॉज कर देना वीडियो को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में आपको स्मॉल एल का वैल्यू दिया था 230 mm, स्मॉल डब्ल्यू का वैल्यू भी दिया था 230 mm, फोटोग्राफ साइज दिया है 230 mm इंटू 230 mm, है ना। नाउ यू आर आल्सो गिवन you are also given longitudinal overlap value and side overlap value and also given scale। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको n निकालना है तो व्हाट इज योर n इज इक्वल टू a बाई ए। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर न्यूमरेटर में a लिख दीजिए, a इक्वल टू 500 किलोमीटर स्क्वायर, दैट इज 500 इंटू 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर आप लिख दीजिए। और नीचे आप स्मॉल ए लिख दीजिए, स्मॉल ए क्या है 1 माइनस पी एस, 1 माइनस पी एल, तो 1 माइनस पी एल मीन्स 1 माइनस 0.6 इंटू एल बाई एस। अब ये एल बाई एस क्या है 0.230 है ना, ये तो आपका एल हो गया, डिवाइड बाई एस, एस क्या है 1/10,000, दैट इज स्केल इज गिवन इन द क्वेश्चन, इंटू 1 माइनस पी एस, पी एस इज साइड ओवरलैप, तो 1 माइनस 0.3 कर देना आप। तो वापस से W बाई एस की वैल्यू आप पुट करिए यहाँ पर, W क्या है वापस से 0.230 mm, देखिए W दिया है, ये गिवन। इन दिस वे बेटा यू आर गोइंग टू सॉल्व योर क्वेश्चन, और यहाँ से आपको कितना फोटो लगेगा वो मिल जाएगा। तो इट विल कम टू बी अराउंड 338 फोटोग्राफ, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन विद मेथड 1 सिंस द कंप्लीट एरिया इज गिवन, है ना 500 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन कभी कभी क्या एरिया एल एंड डब्ल्यू के टर्म्स में दिया रहेगा, देन वी हैव टू अप्लाई मेथड नंबर 2। एक क्वेश्चन वापस से देख लेते हैं मेथड नंबर 2 पे, ताकि इसको कंसेप्ट बिल्डिंग को और बेहतर कंसेप्ट बिल्डिंग करना है, ठीक है। देखो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फोटोग्राफ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एरिया, इतना एल था 25 किलोमीटर इंटू 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर इंटू 20 किलोमीटर का एरिया था, यानी एल था आपका, ग्राउंड लेंथ था आपका 25 किलोमीटर और ग्राउंड का विड्थ था 20 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको फोटोग्राफ निकालना है, कितना फोटो लगेगा ग्राउंड को कवर करने में। इफ साइज ऑफ द फोटोग्राफ इज व्हाट 230 mm इंटू 230 mm, PL and PS values are also given and scale value is also given। तो यार हमने पहले बात करी थी इन मेथड 2 we have to find the value of n1 and n2, then multiply that particular n1 and n2 value, then we will get the total number of photographs। Here n1 is equal to total number of photographs along a strip and n2 is total number of lying strips। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल we will find out the value of n1 and n2, and once we find out the value of n1 and n2 we will multiply n1 into n2, then we will get the value of n, that is total number of photographs। n1 क्या है बेटा l कितना है पहले तो 25 किलोमीटर, इट इज 25000 अपॉन 1 माइनस पी एल, दैट इज 1 माइनस 0.6 इंटू एल बाई एस। तो एल बाई एस क्या लिखोगे 0.230 डिवाइड बाय कितना 1/10,000 कर देना आपने, एस का वैल्यू है ना +1। तो यहाँ से आपको n1 मिल जाएगा, तो n1 आएगा अराउंड आपका 28.17। अब देखो नंबर ऑफ फोटोग्राफ अलोंग ए स्ट्रिप, उसको आप 28.17 तो नहीं लोगे, फोटोग्राफ आप सेक्शन में लोगे, इंटीजर वैल्यू लोगे आप फोटोग्राफ का। आइदर यू विल टेक नंबर ऑफ फोटोग्राफ एज 28 या 29, लेकिन इफ यू टेक नंबर ऑफ फोटोग्राफ अलोंग ए फ्लाइंग स्ट्रिप एज 28, तो there will be chances that some ground area will be left out, so we will go for higher value। so instead of 28.17 we take this value as 29, ठीक है। तो हायर साइड की तरफ राउंड अप करना है आपको n1 और n2 की वैल्यू को। सिमिलरली n2 को मैं अभी समझा ही रहा हूँ, चलिए n2 निकालते हैं। अब देखो यहाँ पर व्हाट इज द विड्थ ऑफ द ग्राउंड एरिया W 20 किलोमीटर है ना, दैट इज 20 into 1000 upon 1 minus PS, that is 1 minus 0.6 into small w by s। What is small w? 0.230 meter है ना, divide by s, that is 1/10,000। ठीक है, तो in this way बेटा you are getting the value of n2 and you can comment the value of n2 will come out to be around what 13.14। अब देखो नंबर ऑफ फ्लाइंग स्ट्रिप जो रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि जो आपका एयरक्राफ्ट है वो 13 नंबर ऑफ फ्लाइंग स्ट्रिप करी फिर 0.14 फ्लाइंग स्ट्रिप करी, उसको तो पूरा फ्लाइंग स्ट्रिप पूरा कवर करना पड़ेगा। तो फ्लाइंग स्ट्रिप विल बी आइदर 13 और 14, बट इफ यू
अगर आप फ्लाइंग स्टिक को 13 रखेंगे तो सम ग्राउंड एरिया विल बी लेफ्ट आउट, इट विल नॉट बी कवर्ड। N2 को भी आप हायर साउट राउंड ऑफ करिए, then N2 value will come to be around 14. So now if I ask you what are the number of photographs n that is required, number of photograph n that is required, it is equal to n into n2, that is 29 into 14. तो कितना आ जाएगा number of photographs? It will come out to be around 406 photographs. Beta, in this way you have to solve the question. So we have discussed a lot of things in today's lecture also. आज थोड़ा fast था बेटा, survey को आप